संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, देव भाषा। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक संस्कृत की बात क्यों शुरू हो गई। आज तो संस्कृत दिवस भी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके बाद संस्कृत भाषा को दिवस से बाहर निकाल कर देखना पूरे देश के लिए जरूरी हो गया। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अब से योगी सरकार का सूचना विभाग 4 भाषाओं में सरकारी विज्ञप्तियां प्रकाशित करेगा। सरकार के कामकाज की जानकारियां हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अलावा संस्कृत में भी प्रकाशित की जाएंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। रविवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की प्रेस विज्ञप्ति संस्कृत भाषा में जारी की गई। ये देखने सुनने में छोटा कदम लगता है, लेकिन इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए इस फैसले के परिणाम को समझने के लिए हम इसे संस्कृत भाषा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लेंस से देखेंगे। आज हम संस्कृत भाषा के कल, आज और कल की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने 20 मार्च 1927 के दिन हर भारतवासी को एक नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत का अध्ययन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अपने पूर्वजों को जानने के लिए उन्हें संस्कृत सीखनी चाहिए। इस कथन में संस्कृत भाषा को लेकर बापू के विचार झलकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब संस्कृत को गिने चुने लोग ही समझते हैं और कुछ हजार लोग ही बोलते हैं, तो इतना तामझाम करने की जरूरत ही क्या है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो संस्कृत भाषा के हित में योगी सरकार के फैसले पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपकी सोच बदल सकती है। भारत को अगर समझना है तो हमें संस्कृत को समझना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संस्कृत प्रेम कितना प्रगाढ़ है, इसका उल्लेख वो कई बार अपने मंचों से कर चुके हैं और अब संस्कृत भाषा से उनका ये प्रेम उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्तियों में भी झलक रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति है जिसमें योगी सरकार की कोरोना पर हुई बैठक का ब्यौरा संस्कृत भाषा में प्रकाशित किया गया है। अब से यूपी सरकार की सभी विज्ञप्तियां ऐसे ही संस्कृत भाषा में भी जारी होंगी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की तरह। एक संस्कृत के अध्यापक के रूप में इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी कि सरकार संस्कृत को मान्यता दे रही है, लेकिन संस्कृत में यदि विज्ञप्ति दी जाएगी तो उसको समझने के लिए कार्यालयों में संस्कृतज्ञ जो कर्मचारी हैं उनको भी रखना होगा, जो प्रशिक्षित लोग हों। केवल यह खाना पूर्ति ही न रह जाए। यूपी सरकार के सूचना विभाग के 2 अधिकारियों को यह जिम्मा सौंपा गया है कि अब से सभी सरकारी विज्ञप्तियां संस्कृत में भी प्रकाशित हों। इसके लिए अलग से संस्कृत समझने वाले लोगों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वैसे संस्कृत में सरकारी विज्ञप्तियों की तैयारी पिछले वर्ष ही कर ली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान भी कर चुके हैं। संस्कृत को भी हमें भारत को देख करके इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने में अपना योगदान देना चाहिए। दुनिया में ज्ञान विज्ञान की अनेक भाषाएं होंगी, लेकिन अगर किसी विज्ञान की सीमाओं को अतिक्रमण करके अध्यात्म की धरती पर प्रवेश करना है तो संस्कृत उसका एकमात्र माध्यम होगा। योगी सरकार संस्कृत भाषा को उचित सम्मान देने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 314 करोड़ 51 लाख रुपयों का प्रावधान है। संस्कृत शिक्षा के लिए योगी सरकार ने 242 करोड़ रुपयों के साथ संस्कृत स्कूल और डिग्री कॉलेज के लिए 30 करोड़ रुपयों की सहायता राशि जारी की है। 21 करोड़ रुपए का प्रावधान काशी विद्यापीठ में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 21 करोड़ 51 लाख रुपए का बजट वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में सांस्कृतिक माध्यमिक परिषद का गठन किया, जिसका ऐलान वर्ष 2001 में किया गया था। 17 वर्ष लगे और 17 वर्ष तब लगे जब मैंने स्वयं इसमें रुचि ली और मैं स्वयं मुख्यमंत्री बना। मैंने सोचा कि इसका क्या हुआ, तब वो फाइल कुछ आगे बढ़ पाई। कुछ लोगों को ये फैसला अटपटा लग सकता है। लोग कह सकते हैं कि संस्कृत में विज्ञप्तियां कौन पढ़ेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा पर बातें करना एक बात है और संस्कृत में बातचीत करना बिल्कुल दूसरी बात।
संस्कृत अभी भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, लेकिन अब ये लुप्त होती भाषा के तहत आ चुकी है। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 24,821 है। उत्तर प्रदेश में मात्र 3,062 लोगों ने अपनी मातृभाषा संस्कृत बनाई है, जिसमें 1697 पुरुष और 1365 महिलाएं हैं। 2001 के मुकाबले 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या में 57% की कमी आई है। हालांकि देश में ये संख्या बढ़ी है। दुनिया की महानतम भाषाओं में शामिल संस्कृत अपने ही देश में सिर्फ गर्व का विषय बनकर रह गई है। जानकार मानते हैं कि योगी सरकार की छोटी सी पहल संस्कृत को पुनर्जीवित करने में बड़ा कदम साबित हो सकती है। संस्कृत भाषा में ही भारतवर्ष का सारा ज्ञान निहित है। संस्कृत भाषा और इसकी संस्कृति में अक्षय ज्ञान भंडार है, जिससे पूरा का पूरा विश्व प्रभावित है। संस्कृत के बल पर ही भारतवर्ष गुरु के वरासन पर आसीन था। माना कि संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग अब ढूंढने पर भी नहीं मिलते। अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संस्कृत के सबसे जाने माने संस्थान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में साल 2017-2018 में मात्र 1,964 छात्र पंजीकृत हैं, जिसमें से 1260 स्नातक, 689 परास्नातक और 15 पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ 63 विदेशी छात्र भी हैं। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने इस तरह का कदम कोई पहली बार नहीं उठाया है। पिछले वर्ष योगी सरकार ने राज्य के संस्कृत संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 2,000 से लेकर 6,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति का ऐलान किया था। यूपी के 1,175 संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 1 लाख छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। और अब संस्कृत को सरकारी विज्ञप्तियों की भाषा बनाकर योगी सरकार ने एक और कदम उठाया है। जानकार मानते हैं कि इससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार तो होगा ही, संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसका इजहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते आए हैं। लोग कहते हैं संस्कृत में को रोजगार के साथ जोड़ो। ये भारत का ऋषि बहुत पहले जोड़ चुका है। मेरा ये मानना, संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भूखों नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, बशर्ते वह अपनी बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से कर दे। आखिर एक संस्कृत का पुरोहित का कार्य करने वाला व्यक्ति जाता है, पुरोहित का काम करता है, लोग उनका पैर भी छूते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और सम्मान भी बढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के फैसले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति को पुराना गौरव प्रदान करना है। इसके तहत योगी सरकार ने पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया था, उसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या किया। कुछ ही दिन पहले योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया था। और अब संस्कृत भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने के फैसले को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस खबर को आप किसी राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, इससे आप संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ दर्जा वापस दिलवाने के एक प्रयास के रूप में समझिए। क्योंकि संस्कृत का नाम आते ही हमारे मन में गर्व का संचार तो होता है, लेकिन जब संस्कृत बोलने की बात आती है तो लोगों का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। जबकि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम ही नहीं बल्कि सबसे शुद्ध भाषा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात किस आधार पर कह रहे हैं, तो आपको इसका आधार भी बता देते हैं। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में हुई पहली जनगणना के समय देश में सिर्फ 555 लोगों की मातृभाषा संस्कृत थी। 1961 में यह संख्या 5 गुना बढ़कर 2,554 हो गई। 1981 की जनगणना में 6,100 से अधिक लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। स्वतंत्रता के बाद भारत में संस्कृत को आम बोलचाल में प्रयोग करने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या वर्ष 1991 में दर्ज हुई थी। तब 49,736 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया था। उसके बाद 2001 की जनगणना में यह संख्या घटकर सिर्फ
14,135 रह गई। लेकिन फिर अगले 10 वर्ष में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 10,000 बढ़ी। 2011 में यह संख्या 24,821 थी। संस्कृत भाषा की इस हालत के लिए एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि संस्कृत रोजगार की भाषा नहीं है। काफी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन इसके लिए भी हमारा समाज और हमारी सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि 1947 में हम भारत के लोग अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, अंग्रेजी से आजाद नहीं हो पाए। अंग्रेजी आज भी सरकारी कामकाज की भाषा है, संस्कृत नहीं। और इसी संस्कृति को बदलने की पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। लेकिन बात यहाँ किसी भाषा में सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने भर की नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने की है, जिसकी संस्कृत हकदार भी है। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल है, जिसे देववाणी या देव भाषा कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यह देवों द्वारा बोली जाती थी। भारत के सभी प्राचीन वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। बौद्ध धर्म और जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। भारत की 20 से अधिक भाषाओं का मूल संस्कृत है, जिनमें हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। इसके अलावा जर्मन, लैटिन, रोमन, फारसी, नेपाली और सिंधी भाषा पर भी संस्कृत का प्रभाव है। लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा हिंदू धर्म में सिर्फ यज्ञ और पूजा की भाषा बनकर रह गई है, जबकि भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत में संस्कृत भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ये वो सच है जो लोगों को कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए संस्कृत की वापसी के लिए अभूतपूर्व प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में ये बताया है कि संस्कृत किस तरह भारत की आत्मा में रची बसी हुई है। दिनकर जी लिखते हैं, प्रत्येक प्राचीन जाति का संस्कार, उसकी आत्मा और उसके प्राण उसकी अपनी भाषा में बसते हैं। भारत की आत्मा और भारत के सूक्ष्म संस्कारों का निवास संस्कृत में है। संस्कृत इस देश में बसने वाले लोगों की सेवा और नहीं तो 3-4 हजार वर्ष से करती आई है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आई हैं और आज भी उनका उपजीव्य यही भाषा है। भारत की आधुनिक भाषाओं में नए शब्द बनाने की शक्ति समाप्त है। अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है, उसके सामने संस्कृत की ओर जाने के सिवा और कोई राह नहीं है। इसी संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएं एक हैं, क्योंकि उनके शब्द एक हैं, उनकी तर्ज, भंगिमा और अदाएं एक हैं तथा वे एक ही सपने का आख्यान अलग अलग लिपियों में करती हैं। उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकलकर विकसित हुई हैं। ये भी परस्पर भिन्न है, किंतु संस्कृत ने हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दे दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्रों में समझ ली जाती है। भारत की संस्कृति से संस्कृत भाषा को अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। भारत में भले ही संस्कृत भाषा से लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन विदेश में संस्कृत भाषा कैसे लोगों की पसंदीदा भाषा बनती जा रही है, इसे भी आपको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की इस मुहिम से कई सालों पहले मैंने जब अपना ट्विटर का बायो बनाया तो उसमें संस्कृत का प्रयोग किया। हर एक भारतवासी एक छोटा सा प्रयास अपने हिसाब से कर सकता है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।